सीईओज जो हैं वो हाईएस्ट पेड लोग हैं पूरी दुनिया में, पीरियड। मगर ना कि हम सब की तरह जो कि सैलरीज कैश में लेते हैं। सीईओज जो हैं जनरली अपनी मेजॉरिटी ऑफ कंपनसेशन जो है स्टॉक में लेते हैं। एग्जांपल के लिए 2020 में टिम कुक ने $281 मिलियन लिए थे, उसमें से सिर्फ $3 मिलियन कैश में थे, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ जो 1% की टिम की कंपनसेशन है वो कैश में हुई थी। अभी ऑलरेडी काफ़ी एक्सट्रीम है कंपेरिजन में हमारे आम इंसान में तो, मगर ये काफ़ी नॉर्मल है सीईओ के लिए ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना जो अलग ही लेवल पे। और एलॉन मस्क से लेके स्टीव जॉब्स से लेके मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज और सर्गी ब्राइन, ये सारे $1 की कैश सैलरीज ले चुके हैं पास्ट में। और ये चीज़ कहने के लिए नहीं है कि उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, मगर वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं स्टॉक के, अगर बिलियंस में नहीं तो। एलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने रिसेंटली अनलॉक किया था $23 बिलियन का कॉम्पनसेशन टीयर, और कुछ सालों में जो ये लोग हैं स्टॉक का कॉम्पनसेशन भी नहीं लेते हैं, तो वो कॉम्पनसेट करते जाते हैं ट्रैवल, सिक्योरिटी, हाउसिंग और बाकी चीज़ों में। तो क्या पॉइंट है इन सारी चीज़ों का, और $1 की सैलरी भी क्यों लेते हैं ये लोग? $1 की सैलरीज किसी भी तरह से नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये जो चीज़ है 1900 की शुरुआत से चली आ रही है, मगर जो पहली बार इन्होंने सिग्निफिकेंस प्रोमिनेंस ली थी वो थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ना कि $1 के सीईओज आज जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट्स ऑफ कंपनसेशन लेते हैं अदर एवेन्यूज से। जो ओरिजिनल $1 के सीईओज थे वो सिर्फ $1 कमाते थे, वेल काइंड ऑफ, क्योंकि ड्यूरिंग जो वर्ल्ड वॉर 2 की हाइट्स थी, जो यूएस गवर्नमेंट थी स्ट्रगल कर रही थी रिक्रूट करने में टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को, तो बहुत सारा यंग टैलेंट जो है वो वॉर में चला जाता था, जिसकी वजह से वो प्राइवेट कंपनीज में काम करने के लिए बच जाते थे बाकी के लोग। तो कुछ जो प्रोमिनेंट सीईओज थे वो डिसाइड करते थे कि गवर्नमेंट की मदद करी जाए फ्री में और एक एग्जाम्पल लाया जाए। इसमें इंक्लूडेड थे एग्जीक्यूटिव जैसे फिलिप रीड जो सीईओ थे जीई के, और विलियम नटसन जो सीईओ थे जीएम के। जो ये लोग थे बेसिकली ट्राई कर रहे थे वॉलंटियर करने का सरकार के लिए, मगर लॉ ने उन्हें रोक रखा था हायरिंग करने के लिए जिन्हें बिना पैसे दिए लोगों को। इसी की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो $1 उन्हें हर साल दे देंगे। इसी की वजह से इन लोगों को डॉलर ए ईयर मैन के नाम से जाना जाने लगा। और ये चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो लोग थे वो अपने रेगुलर सैलरीज मिल रही थी इन्हें अपनी कंपनीज से, तो ऐसा नहीं था कि इनकी टोटल कॉम्पनसेशन जो थी सिर्फ $1 की थी। मगर जो उनका काम था गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली जो उन्हें अवार्ड किया गया $1 से, और वॉर के एंड तक जो यूएस ने एम्प्लॉय किए रफली $1000 मैन को, और इसी के साथ साथ इन लोगों ने काफ़ी सारे रोल्स प्ले किए। विलियम नटसन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एडवाइजरी कमीशन को चलाया, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बने। विलियम जो थे इनवैल्यूएबल रिसोर्स थे इस रोल में, क्योंकि उनकी नॉलेज जो है एफिशिएंट फैक्ट्रीज को चलाने में और प्रोडक्शन को स्केल अप करने में अनमैच थी। और यूएस जब तक उसने वॉर को ज्वाइन नहीं किया वो प्रोड्यूस कर रहे थे 3000 एयरक्राफ्ट हर साल, मगर जब तक वो वॉर की खत्म हुई वो अराउंड 3 लाख एयरक्राफ्ट हर साल बना रहे थे। कार्गो और नेवी शिप प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से वॉर एफर्ट जो था एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ चुका था। और जब वॉर खत्म हुई तो ये सारे लोग रिटर्न आ चुके थे अपनी पुरानी जॉब्स में फुल टाइम या रिटायर हो चुके थे। और ज़्यादातर लोग $1 की सैलरी को भूल चुके थे 1979 तक, और उस समय तक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी वो डेवस्टेट हो चुकी थी ऑयल क्राइसिस से। और जो कंपनी जो थी सबसे ज़्यादा हिट हुई थी वो थी क्राइसलर। जो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि क्राइसलर को बेल आउट चाहिए था सरकार से, और ये चीज़ दिखाने के लिए कि कंपनी सीरियस है स्पेंडिंग के लिए बेल आउट के पैसे को इफेक्टिवली, तो क्राइसलर के सीईओ ने जो थे ली लेकोका ने डिसाइड किया कि $1 की सैलरी लेंगे वो। अगर आप फेमिलियर नहीं है इस इंसान से तो एक एब्सोल्यूट आइकन है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और उन्होंने $1 की सैलरी जो है डिफ़ॉल्ट पीआर मूव बनाई वेल्दी सीईओज के लिए। जो अगली प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो $1 की सैलरी का है, वो है स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रिजॉइन किया था 1996 में, तो कंपनी एक ब्रिंक थी बैंक्रप्सी के पास। तो ये कोई वंडर नहीं है वो सेटल हुए $1 की सैलरी के लिए, स्पेशली क्योंकि वो ऑलरेडी बिलियनियर्स थे पिक्सार की वजह से। और जब .com बबल का बर्स्ट हुआ उन्होंने डजन्स ऑफ सीईओज को फॉलो किया इस लीड में, और इसी की वजह से लास्ट टाइम जो $1 की सैलरी थी वो ट्रूली सेक्रीफाइस थी। उसके बाद से $1 की सैलरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजी बन चुकी है, ना कि कोई सेक्रीफाइस। सबसे बड़ा पर्क है $1 की सैलरी लेने का, वो ये है कि आप सिग्निफिकेंटली लार्जर कंपनसेशन ले सकते हो बाकी एवेन्यूज से, जो कि मिनिमाइज करता है पब्लिक स्क्रूटनी को। और क्योंकि आपने पहले ही गैस कर लिया होगा, ऑन एवरेज $1 के सीईओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे किए जाते हैं रेगुलर सीईओ से। ऑन एवरेज $1 के सीईओ जो है $6,30,000 कम अर्न करते हैं सैलरी में, $9,41,000 अर्न करते हैं बोनस में, और साथ ही साथ $1,17,000 कम अर्न करते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ कैश कंपनसेशन में। और ये सारी चीज़ें $1.68 मिलियन
$5 मिलियन कम होती है कैश कंपनसेशन से, और एक एवरेज में वो $5,15,000 ज़्यादा अर्न करते हैं ऑप्शंस में, $1.5 मिलियन ज़्यादा अर्न करते हैं स्टॉक में, और $1.5 मिलियन ज़्यादा अर्न करते हैं नॉन कैश कॉम्पनसेशन में। ये सारी चीज़ $3.5 मिलियन की हो जाती है नॉन कैश कॉम्पनसेशन। और अगर आपने नोटिस नहीं किया, इसका मतलब ये है कि एवरेज $1 का CEO जो है $1.87 मिलियन मोर कमा लेता है एवरेज CEO से, ना कि इस $1 के कैश सैलरीज का उन्हें मिनिमाइज करने में मदद करता है पब्लिक स्क्रूटनी को। मगर एक मेन रीज़न ये है कि इसकी वजह से बहुत सारा अर्न कर पाते हो पहली जगह पे। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी जो कंपनीज है इस दुनिया में वो लिटिल टू नो प्रॉफिट पे काम करती है, तो किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी कैश सैलरीज देना। टेस्ला का एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2020 तक नहीं था कि टेस्ला ने अपना पोस्ट किया फर्स्ट फुल ईयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या आपको लगता है कि टेस्ला अफोर्ड कर सकता है एलॉन को फ्यू $100 मिलियन पर ईयर, मतलब मच लेस देन $23 बिलियन पे करने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। और अब भी टेस्ला के पास $17.5 बिलियन कैश में है, तो अगर वो एलॉन को $23 बिलियन भी पे करेंगे तो वो लिटरली बर्न करेंगे अपने एंटायर कैश रिजर्व्स को, और उन्हें कुछ फ्यू बिलियन कैश की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल मूव होगा। मगर अगर हम बात करें ऑप्शंस या स्टॉक की, तो एक्चुअली ये काम कर सकता है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे है कि जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को एग्जीक्यूटिव स्टॉक देती है कॉम्पनसेशन की तरह, वो एक्चुअली में पे नहीं करते स्टॉक के लिए। ये ऐसा नहीं कि कंपनी जो शेयर खरीद लेती है स्टॉक मार्केट से और वो एम्प्लॉयज़ को दे देती है, रेदर कंपनी जो है वो अलाउड है क्रिएट करने के लिए पतली हवा से स्टॉक्स को, और इसके बाद जो एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन के प्लान्स है उसको देने के लिए। अब क्योंकि कंपनी स्टॉक शेयर्स बनाती है पतली हवा से, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक फ्री है, रेदर ये जो सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो बेसिकली एग्री करते हैं डाइल्यूट करना अपने खुद के स्टेक्स को स्टॉक की कॉम्पनसेशन देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जब एलॉन को $23 बिलियन दिए गए थे, टेस्ला की वैल्यूएशन जो है वो $1 ट्रिलियन के आसपास हवर कर रही थी। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डाइल्यूट करना पड़ता है अपने स्टेक्स को 2.3% एलॉन मस्क को इतना सारा अमाउंट देने के लिए। मगर ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। अगर एलॉन जो है इतना ज़्यादा टेंस ऑफ बिलियंस भी नहीं पेड करे जाते, यूजुअली एलॉन का पे जो है वो अराउंड $500 मिलियन के आसपास होता है, और कंपेयर करें इसे टेस्ला के पीक मार्केट कैप में तो ये सिर्फ 0.05% डाइल्यूशन है। जैसा कि आप देख सकते हो, स्टॉक कॉम्पनसेशन जो है वो कंपनी को अलाउ करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरीज देने के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपनी खुद की बैलेंस शीट को। और अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, मगर ये कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सैलरी कमाने के साथ ही बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि $1 की सैलरी जो है CEOs को बहुत कम टैक्स बिल देने से बचा देती है। आइडिया ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें टैक्सेस देने नहीं पड़ते जब तक वो बेचते नहीं है, तो उन्हें सिर्फ कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ता है और उन्हें ऑर्डिनरी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मगर ये एक्चुअली में सच नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें ऑर्डिनरी इनकम टैक्स भी देना पड़ता है अपने एक्साइज स्टॉक ऑप्शंस के साथ, और क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड सैलरीज का काफ़ी ज़्यादा होता है, वो 40 से 50% जो है इनकम टैक्स में देते हैं। एलॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें $11 बिलियन टैक्सेस में देने पड़े थे पिछले साल, और क्योंकि एलॉन जो है क्लेवरली इन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो स्टॉक को बेच रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें चाहते हैं, मगर रियली उन्हें करना पड़ा था क्योंकि एलॉन के पास स्टॉक ऑप्शंस थे जो कि 22.8 मिलियन के शेयर्स थे टेस्ला के, और ये जो ऑप्शंस थे वो एक्सपायर हो रहे थे अगस्त में। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक्साइज करने थे सारे ऑप्शंस को अगस्त तक। अगर आप एक्साइज या सेल करते हो ऑप्शंस को तो एक ऑर्डिनरी इनकम इवेंट बनता है, और क्योंकि ईच शेयर टेस्ला का जो था वो $1000 से ऊपर का था उस समय, एक्सरसाइज करना 22.8 मिलियन शेयर्स को इक्विवेलेंट था $23.5 बिलियन वर्थ ऑफ ऑर्डिनरी इनकम के, और 40% की टैक्स रेट में ये जो था $10.7 बिलियन बन जाता टैक्सेस में। और इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है, और एलॉन के पास अगस्त तक का समय था इनसे एक्सरसाइज करने का स्टॉक ऑप्शन से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टेस्ला को बेच देंगे जब वो अपने ऑल टाइम हाइस पे हैं, और वो ऐसा दिखाएंगे कि वो सिविक ड्यूटी कर रहे हैं। मगर रियलिटी में वो फोर्स किए गए थे लास्ट टैग बिल को पे करने के लिए, वो अपने एक्सरसाइज अपने ऑप्शन को करना चाहते थे। तो अगर एलॉन जो है वो एक्चुअली पेड कर देते ऑर्डिनरी इनकम टैक्स को अपने स्टॉक में, तो वो होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक, और उन्हें सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्सेस देने पड़ते फ्यूचर में। मगर ये एक्चुअली एक टैक्स एडवांटेज नहीं है। अगर वो $23.5 बिलियन पे किए जाते कैश में तो ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं, उन्हें फिर भी ऑर्डिनरी इनकम टैक्स देना पड़ता है इनिशियल पेमेंट में, और वो बेनिफिट करते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर वो कैश में इन्वेस्ट करते तो। और ये टाइम जो है वो अवॉइड कर सकते हो आप ऑर्डिनरी इनकम टैक्स को जब आपको इक्विटी मिले फाउंडिंग एक कंपनी करने से जिसकी ओरिजिनल वैल्यू जो शेयर की आपकी ज़ीरो, थस जो ओरिजिनरी इनकम है जो टैक्स में वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, और आपके पास जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी देना
पड़ेगा आपको। अब चाहे आप स्टॉक में लो जिसकी वैल्यू हो या फिर आप ऑर्डिनरी इनकम टैक्स लो, आपको देना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग आप जो स्टॉक कॉम्पोजिशन लेते हो ये कह सकते हो कि आपको ऑर्डिनरी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता अपने स्टॉक में, और जो लाइकली रीज़न उसका ये हो सकता है कि जो आपका स्टॉक है वो अवॉर्ड किया गया है आईएसओस या फिर इंसेंटिव स्टॉक ऑप्शंस के तहत। आईएसओस जो है स्पेशल स्टॉक ऑप्शंस होते हैं जो कि ओनली टैक्स कैपिटल गेंस में किए जाते हैं, मगर ओनली प्रॉब्लम है आईएसओस के साथ कि वो $1 लाख हर साल पे कैप्ड है। तो ये जो बेनिफिट है कोई भी एप्लीकेबल नहीं है एग्जीक्यूटिव्स को जो कि बात कर रहे हैं जिनकी हम। और आइडिया जो है कि $1 के सीईओ जो है अवॉइड कर सकते हैं ऑर्डिनरी इनकम टैक्स को, ये भी गलत है। हालांकि $1 सीईओ जो है वो टैक्स ब्रेक ना ले सके अपनी कॉम्पोजिशन को स्टॉक में लेके, वो एक ज़्यादा मैसिव एडवांटेज ले जाते हैं, वो है स्टेक होल्डर मोरल। क्योंकि बहुत ही कम चीज़ है जो कि शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस दिलाती है इससे ज़्यादा कि उनका सीईओ ऑल इन है। क्योंकि ज़्यादातर सीईओ जो है वो ऑल इन नहीं होते, क्योंकि वो बोरो कर लेते हैं पैसे अपने स्टेक्स में, और अपनी अगर उनकी खुद की ज़िंदगी उस पर दाव पे लगी है तो ज़रूर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन स्टॉक जो है अगर 0 पे जाता है तो सीईओ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लिटरली 99% उनकी ख़त्म कर देंगे। और एक इलॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग एस्टिमेट करता है कि उनके पास सिर्फ $3 बिलियन कैश है जब उन्होंने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ स्टॉक बेचे। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने टेस्ला के शेयर्स बेचने शुरू किए थे लास्ट साल, उनके पास $1 बिलियन से कम कैश था। इसकी एक बुरी चीज़ तो नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि होमलेस हो जाएंगे अगर कंपनीज बंद हो जाती है। मगर आपके बारे में नहीं पता, मगर मुझे $300 बिलियन से $300 मिलियन में नहीं जाना रातों रात। और ये जो चीज़ है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बन जाती है किसी भी तरह से उनकी कंपनीज को बैंकरप्ट ना जाने के लिए। ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है जब हम बात कर रहे हैं मैच्योर कंपनीज की जिनका सॉलिड कैश फ्लो है। मगर स्टार्टअप्स के सीईओ जो कि $1 की सैलरीज लेते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। एग्जांपल के लिए अमेजोन का स्टॉक 95% क्रैश किया था .com बबल के बाद। जेफ बेजोस फिर भी ऑल इन रहे इस टाइम पीरियड में, जो कि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। और एंड ऑफ द डे $1 की सैलरीज जो है वो ये बताती है बुरे वक्त में कौन साथ देता है। मगर ओवर टाइम जो है वो इवॉल्व कर चुकी है एक मार्केटिंग प्ले और एक स्ट्रेटेजी में जो कि ज़्यादा कॉम्पनसेशन लेने के लिए है। उनमें ज़्यादा टैक्स एडवांटेज तो होती नहीं जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं, मगर एक चीज़ अच्छी करती है बाकी चीज़ों से, जब सीईओज अपना सारा सैलरी स्टॉक में लेते हैं तो वो पेड नहीं होते जब तक शेयर होल्डर्स भी पेड नहीं होते, जिसकी वजह से कोई भी ग्रेटर सिंबल नहीं होता एलिगेंस और लॉयल्टी का शेयर होल्डर्स के लिए $1 की सैलरीज लेने से ज़्यादा। तो क्या आप अपनी पूरी सैलरी को स्टॉक में लोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि $1 की सैलरीज को काफ़ी अच्छे से समझा है मैंने। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देखने के लिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चन लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।